जाना जाता है। वहां का एक राजा था, उसने ऐसा नियम कर रखा था कि महिलाएं अपने स्तन नहीं ढक सकती थी। महिलाओं को अपने स्तन खोल करके चलना पड़ता था। यदि वो अपने स्तन ढकती थी तो उनको स्तन ढकने का कर देना पड़ता था। हम अपनी बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पाते थे। हमारे में यदि कोई बेटी सुंदर होती थी तो उसको मंदिरों से पुजारी आते थे और ले जाते थे, नाम देते थे देवदासी। देवदासी कहकर के उस सुंदर लड़की को ले जाते थे और वहां मंदिर में उसका शोषण होता था। इस तरह से हमारे शूद्र भाइयों की दुर्दशा थी। जीने को किसी प्रकार से कोई सुविधा नहीं थी। हमारा शोषण ही शोषण होता था और मनुस्मृति लागू थी। पर संविधान नहीं था, उस समय मनुस्मृति लागू थी। मनुस्मृति में इन्होंने हम सभी मनुष्यों को 4 कैटेगरी, 4 वर्गों में विभाजित किया था। यानी कि ये जो सिर से आका गया उसको कहा गया ब्राह्मण, और सीने से जिसको आका गया, भुजाओं से जिसको आका गया उसको कहा गया क्षत्रिय, और पेट से जिसको आका गया उसको कहा गया वैश्य, और उससे नीचे पैरों को इनको कहा गया शूद्र, और शूद्रों को कहा गया कि तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करोगे। हमको कतई पढ़ने का अधिकार नहीं था, मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था। इनके जो सेवादार होते थे, जो घरों में इनके जाते थे, आज जिनको ओबीसी क्लासेस बोलते हैं, बैकवर्ड जातियां बोलते हैं, वो इनके घरों में प्रवेश करते थे। क्योंकि इनके घरों के वो काम किया करते थे, वो तो मंदिर में जा सकते थे, लेकिन जो सबसे नीचे का जो तबका था, जो आज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब करके जाना जाता है, उनको मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी। उनको वो चबूतरा नींव तो दिया करते थे, लेकिन उस चबूतरे पर चढ़ने की उनको अनुमति नहीं थी। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी भी संस्था को चलाने, समाज को चलाने के लिए एक व्यवस्था बनानी पड़ती है, या नो प्रॉब्लम। कुछ टीचिंग कर्मचारी होते हैं, कुछ नॉन टीचिंग कर्मचारी होते हैं, यानी कि व्यवस्था चलाने के लिए सबको रखना पड़ता है, नो प्रॉब्लम। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ कि मनुस्मृति आपने लागू की और आप कहते हो कि वो व्यवस्था चलाने के लिए सब कुछ किया गया था। ठीक है, व्यवस्था चलाने के लिए आपने किया था, पर धोबी का बच्चा धोबी बनेगा ये गलत था। धोबी का बच्चा धोबी बनेगा, झीमर का बच्चा झीमर ही बनेगा, ये गलत था। यदि उस समय कोई पढ़ने वाला था तो वो IAS क्यों नहीं बन सकता था? ये व्यवस्था गलत थी। हमारे बीच में ज्योतिबा राव फुले जी आए, उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया? हमारे शूद्र भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए, जागरूक करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए कितनी कुर्बानियां दी। किस तरह से इनके ऊपर लोग कीचड़ फेंक दिया करते थे, फिर इन्होंने अपनी पत्नी को लेकर के आए, उनको शिक्षित किया, और हमारे देश की सबसे पहली शिक्षा वही है। उनके ऊपर किस तरह से लोग कीचड़ फेंक दिया करते थे। जो उच्च वर्ग के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि ये पढ़ें और बाकी के अपने भाइयों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। वो नहीं चाहते थे नारियों को शिक्षा मिले। हमारे देश में मनुस्मृति में नारियों को शिक्षा का कोई स्थान नहीं था। जिस तरह से आज बाबा साहब की देन है कि महिलाएं खुले आम कपड़े पहनती हैं, पूरी साड़ी पहनती हैं, और जितनी इच्छा हो उतनी पढ़ाई कर सकती हैं, मंत्री बन सकती हैं, मुख्यमंत्री बन सकती हैं, प्रधानमंत्री बन सकती हैं। तो मनुस्मृति में हम लोगों को कुछ नहीं मिला है, हम लोगों का शोषण हुआ है। यदि हमें कुछ मिला है तो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के संविधान से कुछ मिला है। तो इसलिए हम आज यहाँ पर मनुस्मृति और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान के बीच में तुलनात्मक बात करेंगे कि मनुस्मृति में हर व्यक्ति को अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, जबकि अम्बेडकर साहब के संविधान में आप कोट पैंट पहनिए, आप टाई लगाइए, आप चाहे लंदन से कपड़े मंगा करके आप पहनिए, नो प्रॉब्लम। उस समय धोबी का बच्चा धोबी बनेगा, लेकिन अम्बेडकर साहब के संविधान में लिखा है कि कोई जरूरी नहीं है धोबी का बच्चा धोबी बनेगा। मेरे संविधान में तो रिक्शे वाले का बच्चा भी IAS बन सकता है। उस
समय मनुवाद यानी कि मनुस्मृति के दौरान हमारी महिलाएं पढ़ नहीं सकती थी। हमारी महिलाओं को घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। एक पुरुष 4-4, 5-5, 10-10 शादियां कर लिया करता था, बेचारी महिला कुछ बोल ही नहीं सकती थी। लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, महिलाएं पढ़ेंगी, महिलाएं आगे बढ़ेंगी, इनकी भी इच्छाएं हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार जीने का इनको पूरा अधिकार होना चाहिए। तो कंक्लूजन में हम यही कहेंगे कि जो मनुस्मृति थी वो शूद्र वर्ग के लिए सिर्फ और सिर्फ शोषक थी, और जो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा दिया हुआ जो संविधान है, इसमें सभी धर्म, सभी जातियों के लिए बराबर समानता का अधिकार दिया गया है। सभी पढ़े और सभी बढ़े, हमारे भारत को गौरवशाली बनाए, हमारे भारत को आगे बढ़ाए, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए मैंने बाबा साहब पर एक कविता लिखी है, वो कविता आपके बीच में। उनका एक बच्चा बीमार था, डेथ हो गई थी, और बाबा साहब बोलवे सम्मेलन में जा रहे थे। सभी आप बुजुर्गों को, पढ़े लिखे नौजवान जागरूक लोगों को पता होगा। तो उनकी पत्नी ने उनको फोन करके कहा कि आप लंदन जा रहे हो और आपका बेटा खत्म हो गया, इसका अंतिम संस्कार करके तो जाना। तो उन्होंने कहा था कि यदि मैं इस अपने बेटे के लिए, यदि मैं बेटे के कारण किसी भी तरह से यदि मैं बोलवे सम्मेलन में जाने से यदि मैं लेट हो गया, तो हमारे लाखों करोड़ों बेटों का नुकसान हो जाएगा। हमारे लाखों करोड़ों भारत के बच्चे किसी को शोषित होते रहेंगे, इसलिए मुझे लंदन जाने दो, इसकी अंतिम क्रिया आप करते रहना। तो ऐसे थे हमारे अम्बेडकर साहब। उन अम्बेडकर साहब को मेरी कविता लिखी है। बाबा तेरी कृपा, बाबा की कृपा से तो हम आज आजाद हो गए। तो मैंने लिखा है कि बाबा तेरी कृपा जो अब हर वर्ग है जी पाता, SC, ST, OBC, जनरल, कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, सभी शान से जी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर सभी बन रहे हैं। तो इसलिए मैंने लिखा कि बाबा तेरी कृपा हुई जो अब हर वर्ग है जी पाता, हो तेरा बाबा ये तुम तो संविधान ना बन पाता, हो तेरा जोरदार तालियां, हो तेरा बाबा ये तुम तो संविधान ना बन पाता। कैसे भूलो तुमको बाबा, कैसे जन के जो तुम्हें हो, भारत का भाग्य जगाने वाले बाबा तेरी जय हो, भारत का भाग्य जगाने वाले बाबा तेरी जय हो। अंत में मैंने लिखा है, खुशहाल रहे भारतवासी। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, उन्होंने अपनी कलम से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको समानता दी। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया। तो मैंने लिखा, खुशहाल रहे हर भारतवासी, ऐसा ज्ञान दिया तुमने, खुशहाल रहे हर भारतवासी, ऐसा ज्ञान दिया तुमने, सभी धर्म और लोगों को समान दिया बाबा तुमने, सभी धर्म और लोगों को समान दिया बाबा तुमने, खुद कांटों पे चल के बाबा। देखो उन्होंने अपनी बेटी को कुर्बान कर दिया, उनका बेटा खत्म हो गया, हो गए नहीं अंतिम संस्कार में, और बोलवे सवेरे भी चले गए हम सबके खातिर, देश के खातिर, भारत के खातिर। तो इसलिए मैंने लिखा है, खुद कांटों पे चल के बाबा आजाद कराया भारत को, भारत का भाग्य जगाने वाले बाबा तेरी जय
जय हो, भारत का भाग्य जगाने वाले बाबा तेरी जय जय हो, भारत का भाग्य जगाने वाले बाबा तेरी जय जय हो। मिलन करना चाहती हूँ PSO की टीम और गांवसेर टीम का, जिनकी वजह से मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने चंद शब्द यहाँ पे आप लोगों के साथ रखता हूँ। तो मैं अपने नारे के साथ अपने महापुरुषों को याद करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहूँगी। संविधान को जो ग्राउंड पे लाने का काम कर रहे हैं, हमारे समाज के बीच में लाने का काम कर रहे हैं कि जन जन तक संविधान की बात पहुंचे। संविधान है क्या? कुछ टाइम पहले की बात करेंगे तो संविधान के बारे में आम जनता को पता भी नहीं था। कुछ पढ़े लिखे वर्ग को पता था कि बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान को लिखा। इससे आगे कुछ अगर हम पूछे, आज भी हायर एजुकेटेड स्टूडेंट्स या बच्चों से बात करें जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अभी जो बहुत ज्यादा जागरूकता आई है, बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, BS4 बहुत अच्छा ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, मैं उसका हिस्सा हूँ। तो इसी के चलते यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा जो मूल निवासी समाज की हम बात करते हैं, हमारे मूल निवासी वर्ग की हम बात करते हैं, क्या वाकई में हम उस तरीके से काम, उस एनर्जी से काम कर पा रहे हैं कि महिलाओं का वो आधा हिस्सा, क्योंकि हम 100% तभी हो पाएंगे जब महिलाएं भी हमारे बराबर में आएंगी। एक दो मोहिनी या एक दो पूनम, एक दो हमारी बहनें, अगर अभी यहाँ पे मैं अकेली महिला हूँ तो कितनी सारी ऐसी महिलाएं हैं हमारी जो घरों में बैठी है, लेकिन उनको निकालने की देर है, उनको जागरूक करने की देर है। और मनुवादी, एक तरफ हम संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ उसको काटने वाली जो मनुस्मृति की हम बात करते हैं, मनुवाद की हम बात करते हैं, ब्राह्मणवाद की हम बात करते हैं, उसका भी जब संविधान का जिक्र होता है तो उसका जिक्र अपोजिट पार्टी में अपने आप आ जाता है। तो हमें जो, मुझे ऐसा महसूस होता है जब मैं समाज के बीच में जाती हूँ, अपनी महिलाओं के बीच में जाती हूँ, कि मनुवाद की जो रीतियाँ, जो कुरीतियाँ, उसका ज्यादा जो वास हुआ मानसिक रूप से वो हमारी महिलाओं पे ज्यादा हुआ है। उसका असर इतना ज्यादा हो पाया है कि उसका नतीजा हमारे सामने है। पुरुष भाई बाहर निकलने को रेडी हैं, समझने को तैयार हैं, लेकिन हमारी महिलाएं समझने को तैयार नहीं है। कितनी बार मुझे कुछ प्रस्ताव दिया जाता है कि मोहिनी जी आप आइए, समाज में आइए, महिलाओं को बाहर निकालना है। क्या हम किसी को जबरदस्ती बाहर निकाल सकते हैं? क्या हम किसी को जबरदस्ती संविधान पढ़ा सकते हैं? जब तक महिला की इतनी गलती हो गई है कि संविधान की जो लोग बात नहीं करते, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने भी बताया, जो लोग संविधान की बात करना पसंद नहीं करते थे, आग लगा रहे थे सरेआम कि आग लगा दो, ये तो फालतू की चीज है। और देश तो चलेगा कैसे? ब्राह्मणवाद के रीति रिवाज के अकॉर्डिंग, मनुवाद के अकॉर्डिंग। अगर हम मनुवाद की बात करें तो इंसानियत खत्म है, मानवता खत्म है, वहां पे हम मानवता की बात ही नहीं कर सकते। एक इंसान को दबा रहा है। मनुस्मृति की अगर बात करें, इंसान को मार रहा है, वही इंसानियत है उनके धर्म में। लेकिन संविधान की अगर हम बात करें तो समता, संवर्धन, सुरक्षा, ये सारी चीजें जब हम पैदा होते हैं, कोई टैग या कोई सर्टिफिकेट लेके पैदा नहीं होते कि मैं ये हूँ और मैं SC हूँ, मैं ST हूँ, या मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गुलाम हूँ। किसी के साथ कोई सर्टिफिकेट कभी आया हो तो आप लोग अपने माँ बाप से पूछ लेना, या आप लोगों ने खुद भी एनालाइज किया होगा कि किसको कौन सा टैग मिला। अगर हम मिक्स होके चले जाए एक आम जनता के बीच में, भीड़ के बीच में, कोई हमें पहचान नहीं सकता कि हम कौन है और किस वर्ग से आए हैं। लेकिन एक टैग बना दिया गया जो आज तक जिसको लागू करने पे जोर दिया जा रहा है विपक्ष पक्ष की तरफ से, कि वो रीति रिवाज, वो रूल रेगुलेशन लागू हो जिससे कि गरीब का बच्चा गरीब रहे और अमीर तबका उनके ऊपर राज करे। तो ज्यादा जागृति हमारे संविधान से, अगर जन जागरण तक, बच्चों तक अगर संविधान पहुंचे, बचपन से हम अपने बच्चों को संविधान का सभी नहीं पता है कि संविधान आखिर है
मेरे लोग तो पीछे छूट जाएंगे। और ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लिख जाते हैं थोड़ा सा, और पढ़ लिखने के बाद अपने गांव को ही छोड़ देते हैं, शहर में जाके बस गए। शहर में जाके बसना, बाबा साहब ने कहा था, मुझे मेरे पढ़े लिखे वर्ग ने धोखा दिया, मुझे मेरे पढ़े लिखे साथियों ने धोखा दिया। तो पढ़े लिखे, उनका कहने का यही मतलब था कि पे बैक टू सोसाइटी। बाबा साहब ने, समाज ने हमें इतना कुछ दिया है कि अच्छा कपड़ा पहन के, अच्छा माइक पकड़ के मैं आपके बीच में खड़ी हूँ एक गरीब की बेटी होके। तो आज अगर मैं अपनी बात रख पा रही हूँ, अपने हक अधिकारों को समझ पा रही हूँ, तो एजुकेशन, एम्पावरमेंट और संविधान से ये सारी चीजें मिली। अगर मैंने भी अपना संविधान की 4 बातें ना पढ़ी होती तो शायद मैं भी ये सोचती कि मैं सफाई कर्मचारी की बेटी हूँ, तो मुझे सफाई के प्रोफेशन में ही जाना चाहिए। क्यों मैंने लॉ किया, क्यों मैं आज मेरे अंदर ये है कि मैं अपने बच्चों को घर पे अकेला छोड़ के मैं समाज के बीच में निकल जाती हूँ। अभी पॉक्सो के ऊपर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्कूल के जाके, सरकारी स्कूल के जाके। सरकारी स्कूल में हम जाके देखते हैं तो वहाँ पे SC ST के OBC के बच्चे हैं ही नहीं वहाँ दूसरे। तो काम करने की जरूरत है। तो बच्चों को जन तक जाके ये बताना पड़ेगा कि संविधान को पढ़ना और समझना और उसको प्रयोग में लाना खोलेगी तभी तो जमाना बदलेगा। तू चुप रहकर जो सहती रही, तू चुप रहकर जो सहती रही, तो क्या ये जमाना बदला है? तू बोलेगी, मुंह खोलेगी, फिर सारा जमाना बदलेगा। तू बोलेगी, मुंह खोलेगी, तभी तो जमाना बदलेगा, तभी तो जमाना बदलेगा। तो इसी के साथ से इस समाज को जागृत करने का काम किया, पाखंड पर प्रहार करने का काम किया। उन लोगों को दबा दिया गया और फिर ये बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे ही हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग ही हैं। आप लोग मायूस ना हो, थोड़े से लोग हैं या कम से लोग हमारे कार्यक्रमों में आते हैं। आप लोगों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें 5 पैसे का भी लालच इस प्रोग्राम में आया। आप लोगों को पता है कि हो सकता है लंच ना मिले, हो सकता है आपको चाय पानी की व्यवस्था ना मिले, फिर भी आप आते हो क्योंकि आप समझते हो हमारे महापुरुषों का कर्ज हमारे और आप उस कर्ज को उतारने आते हो। और ये कर्तव्य, ये हमारी निष्ठा इस आंदोलन को मजबूत बनाती है। हमारे प्रोफेसर है, बहुत ही आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र बड़गुजर जी, एक दिन उनसे चर्चा हुई, वो कह रहे थे मायूस होने की जरूरत नहीं है। इतनी विकट परिस्थितियों में भी अगर अब जय भीम का नारा भारतीय संविधान पर मजबूर कर दिया हर पार्टी को। आज से 15 साल पहले का आप सिनेरियो देखना, वातावरण देखना। आज से 15 साल पहले मुझे तो समझ नहीं थे, आप सारे वरिष्ठ अधिकारी, आप अध्ययन करना, आप घर बैठ के सोचना किस राजनीतिक पार्टी के जो है ना बैनर के ऊपर बाबा साहब का फोटो था। किसी राजनीतिक पार्टी के बैनर के ऊपर बाबा साहब का फोटो नहीं था। आज एक भी ऐसी पार्टी बता दो कि जिस राजनीतिक पार्टी के ऊपर बाबा साहब का फोटो ना हो। ये मजबूरी पैदा किसने करी? ये उन कुर्सियों ने करी, आप लोगों ने करी। तब तक हम बाबा साहब अम्बेडकर से पूरी जीत रही थी। ये तो भाग्य है। भाग्य में तो खैर हम विश्वास नहीं रखते, फिर भी कहेंगे हमारा ये तो भाग्य ही था कि हमें अपने पुरखे का पता नहीं था, असली बाप का पता नहीं था कि हमारा उद्धारक कौन। आप जैसे वरिष्ठ साथियों ने, इमाम सेठ के साथियों ने इस देश में ऐसी ललकार पैदा करी, ऐसी आवाज पैदा करी, ऐसा विचार बनाया, ऐसा माहौल पैदा किया कि बाबा साहब अम्बेडकर जिसके समय में जिस शख्स ने इतनी विकट परिस्थितियों में रहकर इस विचारधारा को जिंदा किया, और फिर वो तो माहौल उनके पक्ष में था कि अंग्रेजों का शासन था, बाबा साहब अम्बेडकर की बातें मानी जाती थी, सुनी जाती थी, उनको वैल्यू दी जाती थी। और आज उनके वैचारिक दुश्मनों के राज होने के बावजूद ये कलेक्टर अधिवेशन में ये बहुत बड़ी जीत है बाबा साहब अम्बेडकर के विचार। कुछ लोग सोचते हैं, कई बार मेरा भी ये जिनकर मनन होता है कि हमारे पुरखे चले गए, उनका इतना शोषण होता रहा, कब हमारा समाज जागेगा, कब हम कहेंगे कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। वो मिशन कब पूरा होगा और कब मंजिल तक जाएगा? तथागत गौतम बुद्ध जिसका हम प्रमाणिक इतिहास जानते हैं, उससे लेके ऐसे अनेकों संत महापुरुष आए। हरियाणा में ऐसे लोग आए जिन्होंने
अपनी वाणी से, अपने विचारों से, निदाना गांव है रोहतक जिले में, धनपत सिंह निदाना जी जिन्होंने अपनी कविताएं से, अपने वचनों से, अपनी लेखनी से समाज में प्रचार प्रसार किया। रोहतक का ही जज्जर रोड पर गांव है मायना गांव, लगाते हो, लेकिन हमारा कहीं कहीं जो आचरण है वो संस्कृतिकरण का आचरण है। तो इसको भी बदलने के लिए हमें मूल निवासी कर्मचारी वो मूल निवासी सभ्यता संघ काम कर रहा है। अभी हमने जो हमारे जो ये इंडस्ट्रियल लोग हैं, जो इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ रही है, क्योंकि हमें शासन जमात बढ़ाने के लिए जितने भी साधन संसाधन चाहिए, हम सबको एक विचारधारा के तहत जोड़ना चाहते हैं। तो ये औद्योगिक संघ, मूल निवासी औद्योगिक संघ, हमने एक वो भी एस्टेब्लिश किया है, और वो भी अपने जो साथी हैं जो काम कर रहे हैं वो उधर उनको काम भी देंगे, और वो इधर जितना उन पे सहयोग होगा वो भी लोग काम करेंगे। तो एक बड़ा एक व्यापक, क्योंकि सारे देश की जो समस्या है ये राष्ट्रव्यापी समस्या है, ये खाली सोनीपत की नहीं है, खाली गन्नौर की नहीं है, खाली कुरुक्षेत्र की नहीं है, खाली हरियाणा की नहीं है। ये जो ब्राह्मणिकल सिस्टम की जो समस्या है सारे देश की समस्या है, और सारे देश की समस्या भिन्न भिन्न जातियों में बटे लोगों की समस्या है। तो उनमें भाषा भी है, क्षेत्र भी है, अलग अलग तरह के जो लोग हैं, तो उनमें अलग अलग तरह की एक रूपता लेके आए, एक ट्रेनिंग हो, एक उनकी यूनिफॉर्म हो। वही बात आज यहाँ बोली जा रही है, वही बात आज वेस्ट बंगाल में बोली जा रही है, हमारा वही बात आज फरीदाबाद में बोली जा रही है, वही बात आज फरीदाबाद में भी ये इसी तरह का अभियान चला जा रहा है। तो ये एक रूपता के बगैर हम इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। तो ये एक रूपता का विषय है साथियों। तो ये तो जो क्लस्टर का जो कार्यक्रम है, ये हम इसके आगे अगले 2025 में हम 1600 ब्लॉक हमने चुनते हैं। इसको हम 1600 ब्लॉक में लेके जाएंगे, ब्लॉक से फिर गांव, गांव से फिर पंचायत। हम इसके माध्यम से 1 लाख संविधान प्रबोधक तैयार करना चाहते हैं। आज कांग्रेस 60 लाख संविधान रक्षक की बात कर रही है, 60 लाख संविधान रक्षक वो लगाएंगे, हम 1 लाख संविधान प्रबोधक की बात कर रहे हैं। 1 लाख संविधान प्रबोधक हमने 4 साल के अंदर अंदर ये एक फौज इस तरह की खड़ी करनी है, जो गांव गांव में जाएगी, लोगों को बताएगी।